मैं इस समय बैठा हूँ। ये ग्राम है छिटाहा और हमारे साथ में बैठे हुए हैं प्रगतिशील कृषक हैं, युवा कृषक हैं, मिस्टर नवदीप सिंह फगुरा जी। युवा कृषक हैं, इनकी उम्र मात्र 27 साल है, लेकिन खेती के बिल्कुल एक तरीके से मास्टर हैं और बहुत अच्छी खेती करते हैं। बहुत सारे क्लिप मैं इनके शेयर करता रहता हूँ ग्रुप पर भी, और कई प्रजातियां इन्होंने अपने खेत पर लगा रखी है और ये इंटर क्रॉप जरूर लेते हैं, सह फसल जरूर लेते हैं। और जो भी मैंने इनके खेत देखे हैं वो उनमें किसी भी खेत की उपज 600 कुंटल पर एकड़ से नीचे तो हमने नहीं देखा है। और ये अधिकतम ट्रेंड से ही गन्ना बुआई करते हैं, 4 फीट की दूरी पे या 3.5 फीट की दूरी पे। तो मैं अब नवदीप सिंह जी से बात करूंगा कि इस बार आपने कौन कौन सी फसलें लगा रखी हैं, कौन सा गन्ना? सर इस बार हमारे पास CO 15-023 है, 14-201 है, 13-235 है, CO 0118 है। बाकी लो लैंड के लिए 98-014 और 13-231। तो मैं अभी आपके खेत में देख रहा था, सरसों के खेत के बगल में, वहाँ पे CO 0238 भी काफी अच्छा गन्ना लगा है। हाँ जी सर, वो टिश्यू कल्चर वाला है। अच्छा, लगभग 2.5 एकड़ का हम लोगों ने 2.5 एकड़ का प्लॉट है और CO 0238 को लगा रखा है। अच्छा, तो ये बताइए कि इतनी अच्छी उपज आप कैसे ले लेते हैं, जबकि हमारे बहुत सारे कृषक अभी भी 200 कुंतल, 250 कुंतल, 300 कुंतल, 400 कुंतल प्रति एकड़ ही उपज ले पा रहे हैं। तो कौन सी ऐसी तकनीकें आप इस्तेमाल करते हैं खेत की तैयारी से लेके और खेत की कटाई तक, जिससे आपकी इतनी अच्छी उपज हो जाती है? सर सबसे मेन है कि हम लोग जो खेत की तैयारी है उसको काफी 7 से 8 बार जुताई वगैरह देते हैं। और फिर गहरी जुताई होनी चाहिए क्या गन्ना की खेती? हाँ सर, गन्ने के लिए गहरी जुताई बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर गहरी जुताई नहीं होगी तो एक तो नीचे वाला जो सॉइल है वो हार्ड बना रहता है। अच्छा, उससे गन्ने की टिलरिंग में और ग्रोथ में बहुत फर्क तो गहरी जुताई किस हद से करते हैं आप? सर जो सबसे ज्यादा गहरी जुताई है वो हम लोग लोहिया हल है। अच्छा, लोहिया जी, वो लगभग ट्रैक्टर वाला। अच्छा, तो उससे करते हैं। तो कितनी वो गहरी जुताई सतह से कर देता वो सर लगभग 1.5 से 2 फीट नीचे चला जाता है और जो सॉइल है उसको पूरा पलट देता है एक बार, पूरा नई मिट्टी ऊपर आ जाती है। नई मिट्टी ऊपर आ जाती है सर। अच्छा, और दूसरी चीज ये है कि हम लोग टाइम टू टाइम गोबर की खाद भी देते हैं खेतों को। गोबर की खाद कितने दिन में एक बार देते हैं, कितने साल में? सर डिपेंड करता है सर, कई बार ऐसा होता है कि बेसिकली अब ऐसा है कि गोबर की खाद जल्दी मिलती नहीं है। हाँ। तो हम लोग गोबर की खाद अरेंज कर लेते हैं या खुद की या किसी से खरीद लेते हैं। और फिर दूसरी चीज ये है, हम लोग अब 3-4 सालों से मूंग की फसल ले रहे हैं। मूंग की फसल? जी जैसे सर, जैसे हम लोग जैसे गेहूं कटेगा, गेहूं काटने के बाद हम लोग मूंग को बो देंगे, फिर लगभग 60 से 70 दिन में उस मूंग की जुताई कर लेते हैं। ठीक है। फिर तो मूंग जो है दलहनी फसल है, तो आप हरी खाद के रूप में यूज कर लेते हैं? सर उसको हरी खाद के यूज कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है मूंग में NPK बहुत होती है जी। अभी वो पूरी तरह जब मैच्योर नहीं होती उसके नीचे छोटी छोटी सीड टाइप की डेवलप हो जाती है। जी, गांठें होती हैं। गांठें टाइप की, तो वो खेत की फर्टिलिटी को बहुत अच्छा बनाती है। अच्छा, तो फिर वो मूंग जैसे आपने ले लिया उसके हरी खाद के रूप में, और सर गेहूं की कटाई के बाद तो मूंग लेते हैं आप इस खेत में, गेहूं की कटाई के बाद? ये सर गेहूं की कटाई के बाद 60 से 65 दिन में मूंग हम लोग ले लेते हैं। तो उस खेत में फिर अगली बार शरद गन्ना बोते होंगे? जी सर, या तो सर अगर उसमें दो ऑप्शन आ जाते हैं हमारे पास, या तो हम लोग एडवांस में धान लगा देते हैं कि हमारा अक्टूबर के पहले। अच्छा, मूंग कटने के बाद सर धान कट जाए। ठीक है। और दूसरा ये है कि हम लोग उस खेत को खाली छोड़ देते हैं कि हम लोग शरदकालीन गन्ना बहुत जल्दी ले पाए अक्टूबर के पहले। जो अर्ली वाला धान आप बो देते हैं तो कब कट जाता होगा ताकि शरदकालीन में आप गन्ना बो सकें? वो सर लगभग 5 अक्टूबर के अंदर ही कट जाता है सर। अच्छा जी सर। तो 5 अक्टूबर को अगर कट गया तो फिर आपकी खेत की तैयारी? सर 10 से 15 दिन खेती की तो ये गहरी जुताई कब करते हैं? सर गहरी जुताई नहीं, धान वाले में तो धान का पुआल रहता होगा, उसको आप कैसे डिकम्पोज करते हैं? सर उसमें ये है कि सर जैसे सर रोटावेटर वगैरह लगा दिया जाता है। ठीक, रोटावेटर जी। और सर जो उसका ज्यादातर जो धान का स्ट्रॉ है वो तो जो लेबर लोग ले जाते हैं एज अ चारा उनके लिए यूज होता है। अच्छा, और उसके बाद में फिर तो आपको ये जलाने वाला कोई संकट नहीं है? नहीं सर, जलाने वाला कोई संकट इसलिए नहीं है सर, क्योंकि हम लोगों के आसपास में काफी आबादी वाले गांव हैं। अच्छा। तो वो एज अ चारा पर्पस के लिए उसको ले जाता है। फिर उसके बाद आप खेत की तैयारी करेंगे और नीचे जो गांठ वगैरह बचती है उसको हम लोग हैरो या रोटावेटर के साथ उसकी जुताई कर देते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग लोहिया वगैरह है, टीलर वगैरह है, इसकी जुताई करते रहते हैं, जिससे कि जब हमें लगने लग जाता है कि हमारा जो पैर है बड़ी अच्छी तरह से खेत में दब रहा है। अच्छा, फिर हम लोग फ्रेंच स्विंग करते हैं। अच्छा, ये एक इंडिकेटर है कि
खेत की तैयारी हो गई अगर आपका पैर खेत में दबने वो लगे। सर खेत नरम हो जाता है। उसका ये रीजन है, जब हम लोग ट्रेंच सोइंग करते हैं तो जो ट्रेंच की नालियां हैं वो काफी गहरी जाती हैं। अच्छा, आप लोग देखा मैंने ट्रेंच की आप बुआई करते हैं, तो सामान्य बुआई में और ट्रेंच की बुआई में क्या आपको फायदा नजर आता है? सर सबसे मेन जो डिफरेंस है सामान्य और ट्रेंच में ये है कि जो ट्रेंच वाला गन्ना है उसकी मोटाई अच्छी होती है और जितने भी गन्ने हैं वो एक लेवल एक बराबर के हो जाते हैं, मोटाई में भी और हाइट में भी। और जो 3 वाले गन्ने हैं उसमें एक तो हम लोग सह फसल नहीं ले सकते, वो सिर्फ सिंगल क्रॉप ही हम लोग ले सकते हैं शुगर के लिए। और ट्रेंच में हमारे पास ऑप्शन बच जाते हैं सह फसल के। और दूसरी चीज ये है कि जो ट्रेंच वाला गन्ना है इसमें हम लोग मिट्टी बहुत अच्छी तरह से चढ़ा सकते हैं, और जो नॉर्मल सोइंग है उसमें हम लोग मिट्टी चढ़ाने वाली हमें प्रॉब्लम आती है, जिसमें हम लोग मिट्टी ज्यादा नहीं चढ़ा सकते। मिट्टी नहीं चढ़ा सकते, और नॉर्मल अगर सोइंग करेंगे तो उसमें सह फसल भी नहीं उसमें है। सह फसल भी तो नहीं। ये माना जाए अगर हम ट्रेंच की बुआई एक तकनीक बदलेंगे तो उसके साथ एक तकनीक बदलते ही हमको एक दूसरी फसल लेने की स्पेस मिल जाएगा। जी सर, वो बीच में सर उससे डिपेंड करता है कि 3.5 फुट पे बो रहे हैं या 4 फुट पे बो रहे हैं, तो उसी अकॉर्डिंग हम बीच में कोई भी सह फसल ले सकते तो सह फसल गन्ने की उपज को प्रभावित नहीं करती है? हैं। सर वो उसमें भी सर ऐसा होता है कि कुछ लोग जो सह फसल लेते हैं वो बीज की मात्रा ज्यादा दे देते हैं कि हमें सह फसल तो अच्छी मिल जाए, लेकिन आगे गन्ने के बारे में कम सोचते हैं। और हम लोग जो सह फसल लेते हैं वो एक लिमिटेड एरिया में लेते हैं, जो मान के चलिए बीच में अगर 4 फीट जगह या 3.5 फीट जगह है तो उसी के अकॉर्डिंग 1.5 या 2 फीट में हम वो सह फसल लेते हैं, जिससे कि एक तो गन्ने को लाइट पड़ती रहती है, सनलाइट, तो गन्ने की ग्रोथ प्रभावित नहीं होती। और दूसरी चीज ये है कि हम लोग इजिली उसमें गुड़ाई वगैरह करा सकते हैं और उर्वरक वगैरह भी डाल सकते हैं, स्प्रे भी कर सकते हैं गन्ने में। सह फसल एक अपनी जगह अच्छी तरह ग्रोथ कर जाती है और गन्ना अपनी जगह अच्छी ग्रोथ। तो ट्रेंच की जब आप बुआई करते हैं तो जब आप ट्रेंच बनाते हैं तो जैसे नाली आपने बनाई तो नाली से 3.5 फीट की दूरी नाली से नाली की या 4 फीट की दूरी होगी, तो जो नाली में आपने जो सीड यूज करते हैं, जो सीड उपयोग करते हैं, उसकी क्वालिटी कैसे मेंटेन करते हैं? 90 to 80% सिंगल बडी होते हैं। सिंगल बडी जी, फिर उसका एक अच्छी तरह ट्रीटमेंट करा जाता है। ट्रीटमेंट किससे करते हैं सीड का? सर ट्रीटमेंट में सर जैसे कोई अच्छी इंसेक्टिसाइड वगैरह हो गई, जैसे अमीडा हो गई या आपकी थाइमेथाक्सोन 30% हो गई, या अगर हम लोग फंगीसाइड में आ जाए तो थाइसोनेट में 70% के साथ ट्रीट कर लेते हैं। सिंगल आंख का टुकड़ा प्रयोग करते हैं तो कितना सीड लग जाता है एक एकड़ में? सर सिंगल आंख में सीड बहुत कम लगता है। अगर गन्ने की मोटाई ज्यादा है तो लगभग 2 कुंटल पर बीघा के हिसाब से, यानी 12 से 14 कुंटल लग जाता है। अगर गन्ना बहुत पतला है 12 से 14 कुंटल में ही एक एकड़ गन्ना हो जाता अगर है। हम लोग सिंगल बड बोते हैं और बीच की दूरी 4 फीट रखते हैं और लाइन से लाइन की दूरी 10 इंच या 12 इंच रखते तो हैं। जब नाली में आप टुकड़े रखते हैं तो फिर कैसे रखते हैं? सीढ़ी नुमा रखते हैं या सर हम लोग अगर बड़े वाले ट्रेंच से सोइंग करते हैं तो उसको सीढ़ी की तरह रखते हैं। अच्छा, और अगर पेड़ों से करते हैं तो उसको जिस तरह पेड़ों की नालियां बन रही है उसी तरह रखते हैं। और अच्छा, पेड़ रो में आप सीधे रखते हैं। जी, तो एक चीज जो आप टुकड़ा रखते हैं नाली में उसकी दूरी कितनी रखते हैं? सर उसमें लगभग अलग अलग डिपेंड करता है। अगर मान के चलिए कोई जैसे 15-23 है तो हम लोग उसको 1 फीट पे बोते हैं। अच्छा, लाइन यानी जो टुकड़े रखने की नाली में स्पेसिंग रहेगी वो गन्ना प्रजाति पे भी निर्भर करती जी, है। वो सर जो 1 फीट की दूरी होती है वो आंख से आंख से होती है। मैंने बहुत बार देखा लोग क्या करते हैं गन्ने से गन्ने की दूरी 1 फीट कर लेते हैं। अच्छा, तो उसमें क्या होता है कि वो जो इंटरनोड है मान के चलिए 3। अच्छा, हम जब दूरी को माने तो वो जो आंख से और आंख की दूरी, ना कि इंटरनोड की। जी सर, जब हम लोग इंटरनोड की दूरी ले लेते हैं तो वो हम लोग समझते हैं कि 1 फीट है, लेकिन वो दूरी बन जाती है अच्छा, बढ़ जाती है, तो वहाँ गैप हो जाता है। जी, वो ज्यादा गैप हो जाता है। अच्छा, और हम लोग आंख से आंख की दूरी लेते हैं, जैसे कई जगह 1 फीट ले ली, किसी गन्ने में 10 इंच ले ली, इसी के अकॉर्डिंग। यानी जो टुकड़े रखने की एक आंख का जो टुकड़ा नाली में रखेंगे उस पे सभी प्रजातियों पे एक पैमाना नहीं लागू होता है कि हम उनको अमुक वैरायटी को सबको एक ही समान पे रखेंगे। गन्ना प्रजाति की उसकी इंटरनोड की लंबाई कितनी, यानी जो गांठ है आंख है उससे अगली आंख की दूरी लेंगे। अच्छा, तो ट्रेंच में जब आप टुकड़े रख देते हैं तो क्या पाटा लगा देते हैं क्या? नहीं सर, पाटा नहीं लगाते। कितनी मिट्टी गिराते हैं टुकड़ों को ढकने के लिए? लगभग सर 2.5 से 3 इंच मिट्टी गिराते हैं। अच्छा, और जैसे लेबर के पास उनके इम्प्लीमेंट्स वगैरह होते हैं। अच्छा, ये माना जाता है कि 1.5 से 2 इंच ही मिट्टी गिरानी चाहिए ट्रेंच में? सर वो डिपेंड करता है, जैसे मान के चलिए अगर बहुत से खेत आपका लो लैंड है अच्छा, उसमें तो 1.5 से 2 इंच मिट्टी बहुत है। अच्छा, और अगर हम लोग यानी ट्रेंच पे जो गन्ना मिट्टी ट्रेंच पे जो टुकड़े ट्रेंच में जो डाले उस पे जो मिट्टी गिराने का है वो सॉइल कैसी है? अगर हल्की है, अगर सर सैंडी सॉइल है तो उसमें 3 इंच भी पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। गन्ना जर्मिनेट अच्छा अगर हैवी हो तो अगर हैवी हो तो 2 इंच काफी है, उससे 2.5 ज्यादा काफी है। जी सर।
अच्छा, तो ये आपने टुकड़े ढक दिए, उसके बाद में फिर आपने ये आपकी गन्ने की बुआई हो गई। फिर आप इंटरक्रॉप की तैयारी कैसे करते हैं कि ट्रेंच में इंटरक्रॉप कैसे बोई है? क्योंकि माइंड से पहले ही होता है आपको इसमें इंटरक्रॉप लेनी है। सर इंटरक्रॉप में अगर हम लोग लाई की फसल ले रहे हैं या सरसों वगैरह की जी, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो बैल है बैलों से बीच की जो दूरी है 4 फीट, उसमें एक हली चलवा देते हैं। अच्छा, तो उससे क्या होता है कौन सा हल चलवाते हैं? सर हली बोलते हैं ये अपने। अच्छा, हली, बैलों वाली हली। तो एक फाल होता होगा ये उसमें सिंगल फल होता है। उसमें क्या होता है कि वो नाली बन जाती है। अच्छा, तो उसमें इजीली आप सीड गिरा सकते हैं। और उसके पीछे एक हम लोग के पास पुराने ट्रेडिशन टाइप का है जिंदा, लकड़ी का बना हुआ। जिंदा मतलब करहा, करहा जिसका करहा हम लोग टाइप बोल का। सकते हैं। तो वो उसको उस दूरी में चला देते हैं। उससे क्या होता है कि एक तो वो जो बीच वाली हम लोग नाली है वो बड़ी बराबर हो जाती है, मतलब खेत अच्छा लगता है देखने में। और दूसरी चीज ये है कि उससे मिट्टी गन्ने में नहीं गिरती है। अच्छा। सिर्फ जो हम लोग ने नाली बनाई हुई है सरसों के लिए उसी में गिरती है। तो 4 फीट की दूरी पे आपने अगर गन्ना लगाया है 10 फीट से, तो उस खेत में इसकी दूरी 4 फीट की होगी, उसमें एकड़ के हिसाब से सरसों का सीड कितना लग जाता है? 1.5 से 2 किलो। अच्छा, 1.5 से 2 किलो बहुत ज्यादा। हम लोग प्योर जैसे डिपेंड करता है कि कुछ लोग 4.5 डालते हैं, कुछ लोग 4 केजी डालते हैं। तो हम लोग जब गन्ने में लेते हैं तो वो 50% सीड हो जाता है। 2 केजी या फिर 1.5 केजी। यदि नाली पे लगाएंगे तो 1.5 से 2 केजी का 1.5 काफी है। अच्छा, जब आप बुआई करते हैं गन्ने की तो पहले आप फिक्स करते होंगे हमको ये उर्वरक डालना है, एनपीके या डीएपी। तो बुआई के समय में कौन सी खाद वगैरह डालते हैं? सबसे या पहले तो आप बताइए कि आप एस्टिमेट करते हैं कि इस खेत में हम इतने कुंटल गन्ना लेंगे, 500 कुंटल पर एकड़ लेंगे या 600 कुंटल लेंगे या 800 कुंटल प्रति एकड़ लेंगे या 1000 कुंटल प्रति एकड़ लेंगे, तो क्या खाद की जो मात्रा है, उर्वरक की मात्रा है, उत्पादन के हिसाब से एस्टिमेट करते हैं या रैंडमली आप डाल देते हैं इसे? जी सर, ऐसा होता है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो प्री प्लान्ड होते हैं, हमें ये डालने हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रोडक्ट नए आ जाते हैं या नई नॉलेज में आ जाते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट यूज करना है। जनरली जैसे एनपीके, डीएपी, यूरिया वगैरह या पोटास वगैरह, हम इसकी बात कर रहे हैं कि जैसे हम एस्टिमेट करें इतनी हम उपज लेंगे तो हमको इतना डालना चाहिए, या केवल हमको 400 कुंटल प्रति एकड़ लेना तब भी हम उतनी डाल रहे हैं, और 800 कुंटल अगर लेना है तो फिर भी हम उतनी डाल रहे हैं। हमको 14 फीट का गन्ना लेना है तब भी हम उतनी डाल रहे हैं, और 18 फीट का गन्ना लेना है तो कुछ बढ़ाएंगे या उसी रेसी में? नहीं सर, अगर हम लोग को अच्छी ईल्ड लेनी है तो हम लोगों को प्रोडक्ट भी ज्यादा यूज करने होंगे और मात्रा भी ज्यादा लेनी होगी। तो आप चूंकि 600 से लेकर और 800 कुंटल मैंने आपके खेत देखे भी अच्छी उपज लेते हैं, तो आप अपना बताइए कि एकड़ के हिसाब से क्या रखते हैं प्रोडक्ट स्टैंडर्ड में? सर स्टार्टिंग में जो एक उर्वरक डालते हैं जो गन्ने के टाइम, वो सर हम लोग 1.5 बैग एनपीके डालते हैं एकड़। जी सर जी। और 20 से 25 किलो यूरिया की मात्रा देते हैं और 30 से 35 केजी पोटास डालते हैं। ये तो सर हमारी प्राइमरी खाई है जो हमें सोइंग करनी है। फिर उसके साथ में कोई अच्छा सा माइक्रोन्यूट्रिएंट 10 केजी या 8 केजी, और जो फंगीसाइड है वो हम जुताई में ही डाल देते हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा या सूडोमोनास वगैरह। अच्छा, ट्राइकोडर्मा या बिवेरिया बैसियाना वगैरह आप यूज करते हैं? हाँ जी सर। तो ये ट्राइकोडर्मा कैसे यूज करते हैं आप? सर इसकी जरा टेक्निक बताइए। सर ट्राइकोडर्मा हम लोग 2 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से यूज करते हैं और 2 केजी सूडोमोनास। अच्छा। उसमें सर हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमें लग रहा है कि हमें परसों को गन्ना बोना है, तो सर हम उससे 2 दिन पहले उसको खेत में डाल देते हैं, और उससे 2 दिन पहले सर हम लोग कुछ सड़ा हुआ गोबर ले लेते हैं, जैसे 50 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। उसमें ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास मिलाकर फिर उसको एक ठंडी जगह ढक दिया जाता है, जिससे कि लगभग 48 से 50 घंटे में उसके बैक्टीरिया अच्छी तरह से बन जाए। इसका माइसीलियम डेवलप। फिर सर उनको हम लोग जाकर खेत में अप्लाई कर देते हैं। गन्ना बोने से कितने दिन पहले? सर लगभग 2 दिन पहले, जो आखिरी जुताई होती है, जैसे हम लोगों ने डबल टेलर और एक सराबन लगाना है, उससे पहले हम इसको खेत में डाल देते हैं। और दूसरी चीज ये है कि हम लोग कई बार हम लोगों ने ऐसा किया है, गन्ना जो बोते हैं तो गन्ने के ऊपर भी डाल देते हैं। अच्छा जी, यहाँ तो 2 दिन पहले डालेंगे, तो 2 दिन पहले नहीं डाल देंगे, तो गन्ना बुआई के समय गन्ने के ऊपर डाल देंगे। तो एक बार आपने गन्ना बो दिया और बुआई हो गई, तो कितने दिन बाद जर्मिनेशन कंप्लीट हो जाता है? सर जो एक अच्छा जर्मिनेशन होता है वो सर 15 से 20 दिन में गन्ना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। जो सरकारी आप जब गन्ना बोते हैं तो ये देखा है कि जाड़े में जर्मिनेशन कम नहीं होता, तो आप ये बताइए कि स्टैंडर्ड टाइम क्या होना चाहिए जब तक बुआई समाप्त कर लेनी चाहिए? सर वैसे जो स्टैंडर्ड टाइम है गन्ना बोने का वो एक 20 नवंबर लास्ट डेट है। अच्छा। मेरे अकॉर्डिंग जी, हम लोगों ने इस बार जो आपने 238 वाला प्लॉट देखा वो 20 नवंबर को बोया गया था, अपलैंड पे बोया गया था।
और अगर हम लोग लो लैंड की बात करें तो फिर 20 नवंबर एक बहुत ही ज्यादा लेट डेट हो जाती है, तो उससे जर्मिनेशन बहुत प्रभावित हो जाती है। सबसे बेहतरीन जर्मिनेशन और उत्पादन कब, सितंबर से जो आप नवंबर के डेट बता रहे हैं? सर सबसे अच्छा जो एक टाइम है वो अगर धान का खेत है जी तो सर। 25 अक्टूबर से 15 से लेकर 25 अक्टूबर एक बड़ा सही टाइम है। 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर का सही टाइम। अगर खाली खेत पड़ा हुआ है तो हम लोग सितंबर लास्ट में भी सोइंग कर सकते हैं और अक्टूबर के पहले। अच्छा, खेत जर्मिनेट कर गया, फिर उसके बाद उसमें क्या क्या इंटरकल्चर ऑपरेशन करते हैं? सर सबसे पहली बात तो आप तब तक आपका सह फसल भी जम चुका होगा, अंकुरित हो चुका होगा, तो दोनों में क्या क्या इंटरकल्चर ऑपरेशन आप करते हैं? सर इंटरकल्चर ये करते हैं कि जो सरसों है उसको अलग फर्टिलाइजर दिया जाता है और गन्ने को अलग दिया जाता है। सरसों में सर हम लोग कुछ यूरिया वगैरह साथ में सल्फर या मैग्नीशियम या आयरन मिक्स कर देते हैं, और अगर देखते हैं कि उसमें कुछ फंगीसाइड वाली प्रॉब्लम है तो एक स्प्रे फंगीसाइड की सरसों को कर देते हैं। और गन्ने में हम लोग जो पहले सरसों में फंगीसाइड कौन सा इस्तेमाल करते हैं? सर हम लोग मैंकोजेब वगैरह? जी सर, ये कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब यूज करते हैं। अच्छा, कितना एकड़ के हिसाब से? सर वो लगभग 100 से 150 ग्राम पर्याप्त है सरसों की। सरसों के लिए कितने लीटर की पानी लग जाता है? वो सर हम लोग ये जो अपने 15 लीटर वाली छोटी टैंकी आती है इससे लेते हैं तो लगभग 130 से 150 लीटर पानी एकड़ का लग जाता है। ये सर लगभग 10 से 12 टंकी लगेगी। तो ये आपने सरसों कर दिया, उधर गन्ने में जर्मिनेशन हो रहा होगा। तो मुझे लग रहा है कि शरदकालीन गन्ने में जब तक इंटरक्रॉप समाप्त नहीं हो जाती तब तक ज्यादा कुछ इंटरकल्चर ऑपरेशन गन्ने के लिए करने की जरूरत पड़ती नहीं। सर उसमें मेन यही होता है कि या तो एक अगर गन्ने में घास वगैरह ज्यादा हो रहा है तो एक उसमें गुड़ाई हो सकती है जी। और एक हम लोग पानी दे देते हैं। पानी से एक तो सरसों को भी फायदा हो जाता है, जी। सरसों नाली पे होती है, जी। सरसों बहुत कम इफेक्ट होती है। और गन्ने की जर्मिनेशन अच्छी लेने के लिए हमें 50 से 55 दिन में पानी देना जरूरी होता है। कुछ अगर क्योंकि शरदकालीन गन्ने में मिट्टी कम पड़ती है तो कुछ गन्ने अब एक लेवल से तो उसमें मिट्टी नहीं पड़ सकती, कुछ गन्ने ऊपर भी रह जाते हैं तो वो भी अच्छी तरह से जर्मिनेट हो जाते हैं। और जो हम लोग पहले उसमें गन्ने में जो खाद देते हैं वो सल्फर भी और साथ में कोई अच्छी वाली चाहिए। ये कब देते हैं? ये सर गन्ने में लगभग 2 महीने के बाद। सरसों तक खड़ी होगी खेत में? ये सब तो जो सरसों होती है पकने वाली होगी। वो पकने वाली होती है। अच्छा। उससे पहले हम लोग गन्ने को एक दे देते हैं। तो डिपेंड करता है कि अगर गन्ना बहुत वीक चल रहा है तो हम लोग दूसरी खाद भी लगभग 25 से 30 दिनों में दे देते हैं। अच्छा। यानी 3 महीने में 2 खादें दे देते हैं सरसों के साथ में जी। और फिर अगर जब सरसों कट जाती है फिर टाइम टू टाइम। अच्छा, सरसों आपने निकाल दिया, फिर गन्ने में क्या इंटरकल्चर ऑपरेशन करते हैं? सर जब सरसों निकल जाती है सबसे पहले तो सर जो 20-4 फुट की में जो ये घास वगैरह हो जाता है उस पर फोकस करा जाता है, घास खत्म। अच्छा, जो मेड़ होती है उसको कुछ कम करने का प्रयास करते हैं या मेड़ उतनी बनी रहती है? सर मेड़ में ये होता है कि उसमें गुड़ाई वगैरह हो जाती है। अगर हम लोग टेलर लगा लेते हैं फेंस वाला तो वो बीच वाला जो हिस्सा है तो वो जो मेड़ पे जो जुताई वगैरह करते हैं वो ट्रैक्टर से ही कर लेते हैं? जी सर, वो ट्रैक्टर से भी हो जाती है। जैसे जो ट्रेंच वाला टेलर हम लोगों ने बना रखा है। अच्छा। और दूसरी चीज है कि अगर गन्ने की हाइट कम है तो हम लोग रोटावेटर से ही कर देते हैं। अच्छा, रोटावेटर। जी सर, जो सेंटर की दूरी है लगभग 1.5 से 2.5 फुट, उसमें जो उसके जो छुरियां होती है उसको हटा दिया जाता है। यानी रोटावेटर में 2 छुरियां हटा देते हैं जी। तो रोटावेटर जब गन्ना छोटा होता है सरसों के बाद वो चल जाता है। जो बीच वाली 4 फीट होती है उसको उसमें जो भी घास या कोई भी कड़ापन होता है उसको खत्म कर देता है। अच्छा। जी सर। तो फिर उसके बाद फिर सर उस पर ये है कि हम लोग देखते हैं कि गन्ने में हम लोग जैसे हम लोग ने जर्मी इंसेक्टिसाइड तो दिए था जी। अब देखना है कि उसमें अर्ली बोरन वगैरह तो नहीं कोई आ रहा है। जी। तो अगर आ रहा है तो उसमें कोई इंसेक्टिसाइड अच्छी वाली कर दी जाती है। और फिर टाइम टू टाइम फिर हम उसमें कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट देते हैं, कुछ आपके टेलरिंग और ग्रोथ के लिए पीजीआर वगैरह देते हैं। और सरसों की कटाई के बाद जो आप माइक्रो न्यूट्रिएंट देते हैं उनमें क्या क्या आप देते हैं, कितनी अमाउंट में एकड़ के हिसाब से? तो सर उसमें हम लोग एलिस का कैलबो दे देते हैं। जो कैलबो की डोज है वो 10 kg है। तो हम लोग अगर हम लोगों ने 5 kg नीचे दे दिए बुआई के टाइम तो 5 kg हम लोग ऊपर दे देते हैं। तो उसमें जैसे मैग्नीशियम है, आपका ये सल्फर वगैरह है, कैल्शियम वगैरह है, तो ये मात्रा पूरी हो जाती है। और फिर उसके आगे हम लोग उसमें कोई एनपीके वगैरह की जैसे 12-0 है या 19-19 है, इसकी एक स्प्रे कर देते हैं। और ट्राइकेंटनॉल वगैरह वाटर सॉल्युबल जो जी सर, जैसे ट्राइकेंटनॉल है उसकी स्प्रे कर दी जाती है। वो एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, तो उससे गन्ने में एकदम ग्रोथ आ जाती है, टिल्स बढ़ जाते हैं। तो अगर 15 अक्टूबर का गन्ना बोया हो तो उसकी टिलरिंग कब तक कंप्लीट हो जाती है? सर अगर हम लोग फसल भी साथ में ले रहे हैं तो उसकी जो टिल्लिंग का प्रोसेस है वो लगभग मुझे लगता है दूसरी या तीसरी
जो खाद एप्लीकेशन है उस पर चलता रहता है। फरवरी या मार्च तक पूरा हो जाता है? मार्च में तो ड्रिलिंग पूरा हो जाता होगा। ये सर लगभग मार्च में होली के टाइम पे ये ड्रिलिंग। तो उसके बाद अगर ज्यादा ड्रिलिंग ना हो तो फिर मिट्टी थोड़ा गिराने का प्रोसेस शुरू होता है क्या सर? अगर ज्यादा या ड्रिलिंग कब शुरू करते हैं मिट्टी गिराने का प्रोसेस? सर जैसे सर हम लोगों ने ये सैफ फसल ले ली, तो एक तो जब उसमें जुताई होती है हल्की हल्की मिट्टी गिर जाती है। फिर उसके बाद में जब हम लोग देखते हैं टेलर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब जैसे अक्टूबर सुई में अगर हम लोग उसमें भी हम लोग बैलों का प्रयोग कर लेते हैं, तो उसमें भी बीच में जो 4 फुट की दूरी है या 3.5 फुट की, उसमें 3 से 4 लाइनें बनवा देते हैं। मतलब मैं जो ये बैलों वाला हाल आता है, त्रिफला 3 फल वाला। हाँ जी, जैसे वो 3 फल वाला जहाँ पे मेड़ होती है वहाँ पे 3 वो बनता है। जी सर। उससे क्या होता है, एक तो जो वो बिल्कुल गन्ने के पास से निकल जाता है, तो एक तो नीचे से गन्ने की गैस निकाल देता है जी। वो जगह नरम हो जाती है, गन्ना ड्रिलिंग और अच्छी देता है और एकदम से ग्रोथ पकड़ जाता है जी। और दूसरी चीज़ है, जब हम लोग उसमें पीछे पानी छोड़ते हैं तो पानी है वो काफ़ी नीचे तक जाता है, रूट्स तक। तो नीचे हम लोग प्रोडक्ट बुआई के टाइम भी दे चुके होते हैं, उसका प्रोडक्ट देते हैं, तो उनको प्रोडक्ट को वो और अच्छे रिजल्ट। अच्छा, अप्रैल मई में भी कुछ उर्वरक देते हैं क्या? फाइनल जो मिट्टी चढ़ाते हैं उस पे? सर उसमें ये है कि जब लास्ट मिट्टी चढ़ाई जाती है, लास्ट वाली मिट्टी कब तक चढ़ा देते हैं अक्टूबर सुई करने में? सर अक्टूबर सुई में जो लास्ट मिट्टी है वो लगभग मई या जून में चढ़ जाती है, उसकी ग्रोथ पर डिपेंड करता है गन्ने जी। तो वहाँ पे कोई उर्वरक वगैरह डालते हैं? मिट्टी चढ़ाने से पहले डालते होंगे? सर उसमें हम लोग एक पोटास डालते हैं। अच्छा, कितना? कितना? 25 केजी एकड़ का, और 25 केजी यूरिया भी डाल देते हैं और कैल्शियम नाइट्रेट भी दे देते हैं। कितना कैल्शियम नाइट्रेट? कैल्शियम नाइट्रेट हम लोग 10 केजी पर एकड़ का। यूरिया सर 20, हमें हर एप्लीकेशन में हम लोग 20 या 25 केजी देते हैं, इससे ज़्यादा यूरिया नहीं देते। तो कितने एप्लीकेशन करते होंगे यूरिया की? सर यूरिया के अब अगर तो गन्ना अच्छी तरह जनरेट हो गया है तो लगभग 5 से 6 एप्लीकेशन हो जाते हैं। कितने दिन के अंदर? लगभग सर जो एक एप्लीकेशन है वो लगभग 30 से 35 दिनों में हो जाता है। अच्छा, तो आपने एक बार मिट्टी चढ़ाना कंप्लीट कर दिया, तो फिर भी बंधाई कब से शुरू हो जाती है? अक्टूबर में? सर जो अक्टूबर की पहली बंधाई है वो लगभग जुलाई में स्टार्ट हो जाती है, जुलाई के पहले दिन जी। हम लोग गन्ने को 1 मीटर से बंधवा देते हैं। कुल कितनी बंधाइयाँ करते हैं? सर 3 बंधाइयाँ हो जाती है। तो जुलाई के फर्स्ट वीक में हो गई, फिर उसके कितने दिन? सर पहली बंधाई जुलाई में हो गई 1 मीटर पे, फिर अगस्त में या सितंबर में हो जाती है दूसरी बंधाई, वो 2 मीटर पे होती है। जी। फिर जो तीसरी बंधाई है वो हम लोग जैसे 4 मूढ़ियाँ वगैरह गन्ने के लिए उसको फिर डबल रस्सी से बांध दिया। और अगर देख रहे हैं कि गन्ना फिर भी गिर रहा है तो गन्ने से गन्ने का सपोर्ट कर देते हैं कि अगर कस के हवा चलेगी हम लोग आगे गन्ने को पानी लगा। हाँ, क्योंकि मैंने देखा आप लोग गन्ने गिरते नहीं। जी सर, तो उसमें ये हो जाता है कि गन्ना गिरता नहीं, तो उसमें रस्सी का यूज कर लिया जाता है लास्ट बंधाई में। रस्सी का? जी सर, 2 बंधाई हैं, वो जो पहले वाली बंधाई 1 मीटर पे है वो जूने से करी जाती है, दूसरी वाली 2 मीटर पे वो भी जूने से करी जाती है, तो जो तीसरी हम लोग 4-5 मूढ़ियों को आपस में जोड़ रहे हैं वहाँ पे रस्सी कैसे? वहाँ पे डबल रस्सी यूज कर ली जाती है। अच्छा, काहे की रस्सी होती है? तो सर यही अपने प्लास्टिक वगैरह की रस्सी होती है। अच्छा, तो उसके बाद ये आपकी गन्ने की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। इसमें सर लगभग 6 से 7 बार उर्वरक वगैरह पड़ जाता है, खाद वगैरह, और 3 से 4 या 5 बार स्प्रे भी हो जाती है, जिसमें इंसेक्टिसाइड की स्प्रे भी हो जाती है, कुछ एमपीके की हो जाती है और 2 फंगिसाइड की हो जाती है। ये पूरी प्रक्रिया गन्ने की है। अगर इतनी प्रक्रिया की जाए तो 600 से लेकर 800 कुंटल तक गन्ना उत्पादित किया जा सकता है। सर दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग जब गन्ना बोते हैं उसकी सोइंग डेट भी लिखते हैं, इस डेट को हम लोगों ने गन्ना बोया है। अच्छा, पूरा कैलेंडर बनाते हैं सर, और फिर जब उसमें पहली एप्लीकेशन देनी है तो वो क्या एप्लीकेशन देनी है वो भी लिखते हैं, क्योंकि उससे ये हो जाता है लास्ट में हमें पता लग जाता है कि हमारी कॉस्ट और जो हमारा प्रॉफिट था अच्छा, कितना तो है। पूरा कैलकुलेट करते हैं कि इंटर खर्चे ऑपरेशन कब कब करने हैं जी सर, और क्या वहाँ पे हमारी उसमें जो लागत आई है कितनी और कॉस्ट पूरा भी निकालते हैं का। कितना प्रॉफिट। तो आप लोग निकालते रहे होंगे, तो अगर हमको 600 से लेकर 800 कुंटल गन्ना उत्पादित करना है तो मान लीजिए जो भी आप उसमें इनपुट लगाते हैं तो क्या कैलकुलेशन आपका एकड़ में आता होगा लागत? सर अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर हम लोग मान के चलिए 1 एकड़ में 1.5 लाख का गन्ना पैदा कर रहे हैं जी, तो मेरे अकॉर्डिंग 45 to 50% उसमें लग जाता है। अच्छा, उतना लागत है। जैसे अगर हम लोग 1.5 लाख कर रहे हैं तो उसमें 75,000 भी लग जाता है, 80,000 भी लग जाता है, और फिर हमें 50% बच जाता है। तो उसमें इंटर क्रॉप तो जैसे सरसों आपने लगाया तो उसको उसका उत्पादन कितना हो जाता है? सर इंटर क्रॉप का ये है कि मान के चलिए अगर 2.5 से 3 कुंटल लाई पर एकड़ की निकल, उससे कितनी लागत निकल आएगी? जो लागत आपकी लग रही है वो कितना परसेंट निकल आएगी इंटर क्रॉप? तो सर हम लोग इंटर क्रॉप लेते हैं तो अगर हमारी 50% लागत लगेगी तो उसमें से लगभग 15 से 20% हमें इंटर क्रॉप से मिल जाती है।
जी जी। और सेकेंड चीज ये है कि जो हम लोग सरसों की फसल करते हैं वो जमीन की फर्टिलिटी में बहुत काम आती है। जी और जब सरसों उगती है उसके बाद में जो उसकी जड़ें होती हैं सरसों की, वो भी गन्ने को बहुत फायदा पहुंचाते हैं इसको। तो 1 एकड़ में लगभग कितनी लागत लग जाती होगी, जितना आपने सब सामग्री बताई? सर लगभग अगर हम लोग 1.5 लाख के आसपास उसमें ले रहे हैं अपने टोटल आउटपुट, तो 50% लागत लग जाएगी। यानी सब बुआई से लेके खेत की तैयारी से लेके और सप्लाई होने तो तक, सर हम लोग जो प्रोडक्ट यूज खेत की तैयारी से लेके और चीनी मिल को सप्लाई होने सप्लाई तक। कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो एक अच्छी कंपनी की यूज करते हैं, भरोसे वाली एरिस वगैरह के करते हैं, या फिर आपके IPL के प्रोडक्ट आते हैं, बायो प्रोडक्ट। तो ये थोड़े से प्रोडक्ट का कॉस्ट तो अच्छा है, लेकिन इसकी रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। 50% सर कॉस्ट लगेगा। जी जी। तो अगर इतनी कास्ट 50% लगाएंगे तो प्रोडक्शन भी अच्छा होना चाहिए, तभी तो आपको निकलेगा। तो लंबे टाइम वाला गन्ना है, अगर इस पर हम लोग 75,000 80,000 नहीं बचा पाएंगे तो फिर ये इससे अच्छा हमारा स्प्रे भी जी। चलिए देखिए, मैं ये युवा कृषक हैं और नवदीप सिंह जी, और मैं बहुत विस्तृत जानकारी इस क्लिप के माध्यम से आपको देना चाह रहा हूँ कि ये किस प्रकार से 600 से लेके और 800 कुंटल तक अपने गन्ने की उपज लेते हैं। और बाकी कृषक भी इनसे देखिए मार्गदर्शन लें और इसको ऐसे ही इस तरीके से गन्ना उत्पादित करें, क्योंकि जब तक आपकी उपज ठीक ढंग से नहीं होगी तब तक फिर आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे खेती में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नवदीप सिंह जी, अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।